सोचकर देखिए कि रातों रात कोई ऐसा कानून आ जाए जो आपकी पुश्तैनी जमीन ही आपसे छीन ले। हाँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने अपना धर्म नहीं बदला। ये सुनकर ही अजीब लगता है ना। हाँ बिल्कुल, मतलब कोई भी भड़क जाएगा ऐसी स्थिति में। सही बात है। लेकिन 1857 में भारत के एक बहुत बड़े वर्ग को बिल्कुल ऐसा ही महसूस हो रहा था। तो हमारे आज के इस डीप डाइव में हम इसी ऐतिहासिक विद्रोहों पर बात करने वाले हैं। हमारे जो स्रोत हैं वो गहराई में जाते हैं कि इतने बड़े स्तर पर फैला ये विद्रोह आखिर विफल क्यों हुआ। और मतलब कैसे इसने भारत के भविष्य की दिशा को हमेशा के लिए बदल दिया। बिल्कुल। मुझे तो ये पूरा विद्रोह एक प्रेशर कुकर के फटने जैसा लगता है, जहां राजनीतिक और आर्थिक कारण लंबे समय से अंदर ही अंदर दबाव बढ़ा रहे थे। हाँ, ये अक्सर होता है कि लोग इसे बस एक अचानक हुआ सैनिक विद्रोह कह देते हैं, जो कि सच नहीं है। ये कोई अचानक भड़की आग नहीं थी। तो फिर ये क्या था? देखिए, इसके पीछे दशकों से चले आ रहे गहरे बदलाव थे। मतलब समाज के हर तबके को अपना वजूद खतरे में लग रहा था। अच्छा, उसी खतरे को थोड़ा समझते हैं। मेरे पास जो स्रोत हैं उनमें 1850 के अंत धार्मिक अक्षमता अधिनियम का जिक्र है। तो ये कानून असल में काम कैसे करता था? दरअसल इस कानून ने पुराने नियमों को बिल्कुल पलट कर रख दिया था। इसमें यह तय किया गया कि जो भी व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाएगा उसका अपनी पैतृक संपत्ति पर अधिकार बना रहेगा। अरे बाप रे! हाँ, तो अब हिंदू और मुस्लिम समाज को ये साफ दिखने लगा कि ब्रिटिश सरकार कानूनी तौर पर लालच देकर धर्मांतरण करवा रही है। तो ये तो सीधा उनकी आस्था पर हमला था। मतलब बात सिर्फ सेना में उन चर्बी वाले कारतूसों तक सीमित नहीं थी। बिल्कुल नहीं, ये एक बहुत गहरी सामाजिक और धार्मिक दखलंदाजी थी। समझ गया। और इसी तरह मैंने वेलेस्ली की उस सहायक संधि के बारे में भी पढ़ा है, जिसने रियासतों की संप्रभुता ही खत्म कर दी थी। पर यह जमीनी स्तर पर कैसे लागू होती थी? वो तो एक बहुत ही चतुर चाल थी अंग्रेजों की। मतलब इसके तहत भारतीय राजाओं को अपनी खुद की सेना भंग करनी पड़ती थी और सुरक्षा के नाम पर ब्रिटिश सेना को अपनी रियासत में रखना पड़ता था। अच्छा। और मजे की बात यह है कि राजा को उस ब्रिटिश सेना का पूरा खर्च भी उठाना होता था। तो नतीजे के तौर पर राजा अपने ही महल में एक तरह से बंदी बन गए और उनका खजाना भी खाली होता चला गया। तो ये ऐसा था जैसे खेल के बीच में ही नियम बदल दिए गए हों, जिससे समाज के हर वर्ग को बस अपना अस्तित्व बचाने के लिए प्रतिक्रिया देनी पड़ी। एकदम सही कहा आपने। तो ये समझ आता है कि राजाओं से लेकर आम जनता तक सब इतने गुस्से में क्यों थे। और शायद इसी हताशा ने 82 साल के मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को बख्त खान को साहिब आलम बहादुर की उपाधि देने पर मजबूर किया। हाँ, और अवध में मौलवी अहमदुल्ला शाह जैसे नेताओं ने अंग्रेजों के खिलाफ सीधे जिहाद का आह्वान कर दिया। लेकिन यहाँ मुझे एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है। मतलब जब अलग अलग पृष्ठभूमि के इतने सारे लोग एक साझा दुश्मन के खिलाफ खड़े थे, तो फिर यह विद्रोह अपनी मंजिल तक क्यों नहीं पहुंच पाया? यही तो इस विद्रोह का सबसे दिलचस्प और दुखद पहलू है, जो इस विद्रोह की सबसे बड़ी ताकत थी। मेरा मतलब है समाज के हर वर्ग का एक साथ आना। हाँ, वो ताकत ही थी एक तरह से। वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन गई, क्योंकि उनके पास भविष्य की कोई स्पष्ट और साझा सोच नहीं थी। अच्छा। इतिहासकार आर.सी. मजूमदार का वो एक बहुत प्रसिद्ध कथन है ना, कि ये न तो पहला, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। उनका इशारा इसी वैचारिक शून्यता की तरफ था। ओहो, मतलब अगर उनके पास भविष्य की कोई स्पष्ट योजना नहीं थी, तो क्या वे किसी नई व्यवस्था को बनाने के बजाय सिर्फ अपनी पुरानी व्यवस्था को बचाने के लिए लड़ रहे थे? आपने बिल्कुल जड़ को पकड़ लिया। जब आपके पास आगे का कोई साझा लक्ष्य नहीं होता है तो स्वार्थ हावी हो जाता है। तो इसीलिए हमें इस विद्रोह में आपसी विश्वासघात भी देखने को मिलता है। बिल्कुल। मानसिंह ने जो अपने ही साथी तात्या टोपे के साथ धोखा किया, वो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। कोई एक ऐसा वैचारिक धागा था ही नहीं जो सबको एक दिशा में बांध कर रख सके। ये तो बहुत बड़ी सीख है। लेकिन भले ही विद्रोह हार गया हो, अंग्रेजों की नींद तो उड़ी गई थी। मतलब ऐसा लगता है जैसे उन्होंने रातों रात अपना पूरा सिस्टम ही बदल डाला। हाँ, सत्ता के गलियारों में बहुत भारी उथल पुथल मची थी। उस वक्त के ब्रिटिश प्रधानमंत्री पामर्स्टन के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता छीन ली गई और भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। हाँ, स्थिति इतनी बेकाबू थी कि लॉर्ड कैनिंग को आनन फानन में इलाहाबाद को अपना आपातकालीन मुख्यालय बनाना पड़ा, ताकि वो प्रशासन को दोबारा खड़ा कर सकें। तो अंग्रेजों ने इस विद्रोह के बाद क्या एक तरह से गाजर और छड़ी वाली नीति अपनाई? आप बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि जो स्रोत बताते हैं उसके हिसाब से
1858 के अधिनियम के जरिए उन्होंने रियासतों को गोद लेने का अधिकार तो वापस दे दिया ताकि वो शांत हो जाएं, लेकिन पील कमीशन के जरिए सेना पर अपनी पकड़ और ज्यादा मजबूत कर ली। बिल्कुल, ये आक्रामक विस्तार से हटकर खुद को सुरक्षित रूप से मजबूत करने की एक रणनीति थी। पील कमीशन ने सेना में यूरोपीय सैनिकों का अनुपात भारी मात्रा में बढ़ा दिया और तोपखाने पूरी तरह अंग्रेजों के हाथ में सौंप दिए। तो इस डीप डाइव से एक बात बहुत स्पष्ट हो जाती है, बिना एक सुदृढ़ विजन के बड़े से बड़ा संगठित प्रतिरोध भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। हाँ, ये जानकारी हमें रणनीति और दूरदर्शिता का महत्व सिखाती है। एक मजबूत इरादा तब तक स्थायी बदलाव नहीं ला सकता जब तक आपके पास कोई स्पष्ट खाका ना हो। सही बात है। तो इस चर्चा को खत्म करते हुए मैं सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। सोचिए, यदि 1857 के विद्रोहियों के पास अपनी पुरानी सत्ता बचाने के बजाय भविष्य का एक स्पष्ट और एकजुट राजनीतिक दृष्टिकोण होता, तो क्या 1858 में ब्रिटिश क्राउन भारत में कभी अपनी जड़ें जमा पाता, या आज देश का राजनीतिक नक्शा पूरी तरह से कुछ और ही होता?